Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 8 SST. Class 8 SST. Class 8 SST chapter India after independence. Dear student, I hope you have remembered what we studied in our previous class. My dear student, in previous class we studied that what was problems, what were the problems? सेकेंड, प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने कई चीजों पे बात की थी, जैसे रिफ्यूजी प्रॉब्लम पे बात की, हम लोगों ने पॉपुलेशन पे बात किया, हम लोगों ने इसके अलावा प्रिंसली स्टेट पे बात की, जैसे रिफ्यूजी, प्रिंसली स्टेट, एंड पॉपुलेशन. हम लोगों ने प्रिंसली रिफ्यूजीज 8 मिलियन, प्रिंसली स्टेट्स 565 एंड मोर 565, उससे भी ज्यादा, और पॉपुलेशन 365 मिलियन, 365 मिलियन. तो कहता एक इन चीजों पे हमने बात की. देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, is written, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटेन. और यहीं पे हम लोगों ने बात की थी फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की. और फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे हम लोगों ने 3 चीजों पे डिस्कस किया था. आई होप यू हैव रिमेंबर कि फर्स्ट पॉइंट क्या था, पहला बात क्या थी जिस पे हम लोगों ने चर्चा की थी, वो थी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, रिजर्वेशन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, रिजर्वेशन या स्पेशल प्रिविलेज, फॉर वीकर सेक्शन, ऑफ सोसाइटी, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. और थर्ड जो था हमारा पॉइंट, जिसको हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, वो था कि किस तरीके से हमारा संविधान बने और हमारे संविधान में किस तरह की इन चीजों को हम समावेशित करें, लाएं. सो हम लोगों ने इसी इक्वलिटी बिफोर लॉ को लाने के लिए एडल्ट फ्रेंचाइजीज की बात की थी. एडल्ट एडल्ट फ्रेंचाइजीज की बात की, 18 ईयर्स ओल्ड के लोग नौकरी थे.
हम लोग चर्चा कर रहे थे रिजर्वेशन पे लास्ट क्लास में. आई होप यू हैव रिमेंबर. माय डियर स्टूडेंट, रिजर्वेशन आर द स्पेशल privileges for those group who are weaker, who are not able to march shoulder to shoulder with the mainstream people. That's why H.J. Khandekar, the name was very important. He asked for the special rights for them. B.R. Ambedkar also. And government accepted that. गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट किया. स्पेशल प्रोविजन के थ्रू उनको अधिकार दिए गए, मिला. लेजिस्लेचर में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको इस तरह के प्रोविजंस प्रोवाइड कराए गए, दिए गए ये अधिकार. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. माय डियर स्टूडेंट, एज यू नो दैट कि ये अपने में एक यूनिक बात थी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इन चीजों पे ध्यान दिया, इन चीजों को देखा कि समाज के कितने वीकर सेक्शन हैं और किन्हें ये राइट्स मिलने चाहिए, किन्हें ये राइट्स नहीं मिलने चाहिए. या जब बात की गई फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो मैंने आपसे बात की थी, आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि जब बात किया गया कि भारत को भी एक धार्मिक आधार पे देश बना देने चाहिए जैसे पाकिस्तान बना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? इट मस्ट नॉट बी, इट शुड नॉट बी, इट कुड नॉट बी, इट मस्ट नॉट बी. ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए हिंदू पाकिस्तान. दैट इज व्हाट, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी. इन चीजों पर हम लोगों ने चर्चा की थी अपने प्रीवियस क्लास में. माय डियर स्टूडेंट, अब एक इसके बाद जो संविधान सभा में बात उभरी थी वो ये था कि हमारे संविधान में किसे ज्यादा पावरफुल बनाया जाए, सेंटर को या स्टेट को. स्टेट वर्सेस सेंटर, पावर पे बात की गई थी. आई थिंक इफ यू हैव रिमेंबर दैट वाज लास्ट पॉइंट वेयर वी लेफ्ट आवर क्लास. हम लोगों ने अपना क्लास छोड़ा. एंड आई टोल्ड यू द स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर हु बिलोंग्स टू मैसूर एंड हु बिलोंग्स टू मद्रास. They felt that, both constituent assembly member, they felt that if the democracy, if the center stands in Delhi, how can it possible that he will make a rule for the very far state, I mean to say that Tamil Nadu, Karnataka, it is very far from Delhi. So that's why they asked question that provision ki center should be more powerful than the state. So that's why they emphasized the states should be powerful. The state have special rights for the welfare of their own people instead of center. State have right, the economic rights, which they expend money in the different policies which you want to implement on their own areas. But other hand, it was so difficult. And the second things, मैंने आपसे दूसरी मैसूर के और उसके मद्रास की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर थे उन लोगों पे हमने बात करते हुए कहा कि इन लोगों ने भी अपनी अपनी बातें रखी, अपने अपने डिमांड्स रखी. इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा कि जो अधिकार है वो कैसे होने चाहिए? इट शुड बी वेरी डिफरेंट, अलग होने चाहिए. और ये जो राइट्स हैं, इन राइट्स पे किस तरह के स्टेट को पावर हो, किस तरीके से राज्य को पावर हो. आई होप यू हैव रिमेंबर अबाउट दैट कि किस तरीके के इनके अधिकार रहे होंगे, किस तरीके की बातें ये लोग कह रहे थे और क्या ऐसा होना चाहिए. इट शुड बी और नॉट. इफ स्टेट शुड बी मोर पावरफुल देन दैट, कि इट मे बी पॉसिबल दैट
इट्स अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देशों के राष्ट्र के समन्वय जो एक साथ लोगों की यूनिटी थी, उनके साथ ये एक कहीं घातक न हो। कहीं ऐसा ना हो कि स्टेट पावरफुल होकर के एक सेपरेट नेशन की तरह ट्रीट करने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि राज्य को अधिक पावर मिल जाने के बाद वो सेंटर से दूर हट जाए और एक राष्ट्र के रूप में अपने को देखने लगे। ये भी एक प्रॉब्लम थी हमारे सामने। दैट वॉज द मेजर प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट। सो दैट्स व्हाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स एंड देयर डिमांड्स, इट वॉज डिस्कस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दोनों लोगों की बातों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस किया गया, डिबेट किया गया। So, my dear student, it was discussed in the Constituent Assembly, संविधान सभा में इस बात पे चर्चा हुई। आइए देखते हैं क्या क्या उस पर बातें हुई और क्या क्या उन लोगों ने अपना अपना बात रखी। क्या स्टेट को पावरफुल बनाना चाहिए या सेंटर को अधिक पावरफुल बनाना चाहिए, या किस तरीके से दोनों के बीच एडजस्टमेंट, अधिकारों का एडजस्टमेंट कैसे हो, इन चीजों पे बात किया गया। और कहा गया कि it is the very strange matter that the Constituent Assembly member, they manage this problem very genuinely. The Constitution sought to balance these competing claims by providing three lists. Okay. Center, versus state, सेंटर वर्सेस स्टेट। किस चीज पे बात की जा रही है? पावर पे। और यहां पे क्या बनाया गया? द थ्री लिस्ट। तीन लिस्ट बनाई गई। कौन कौन लिस्ट थी? जिनके आधार पर अधिकारों को एक्सप्लेन किया गया। यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। माय डियर स्टूडेंट, अब यहां पे सेंटर को अधिक पावरफुल बनाया जाए, स्टेट को अधिक पावरफुल बनाया जाए, यहां पे जो विवाद था वो सॉल्व होने के कगार पे खड़ा हो गया। लेट मी एक्सप्लेन दिस होल पैराग्राफ अगेन, दैट व्हाट आस्क्ड फॉर द राइट्स। The Constituent Assembly spent many days discussing the power of the central. Okay. The power of central versus state, कि सेंटर अधिक पावरफुल हो या स्टेट अधिक पावरफुल हो, इस पे खूब सारी चर्चाएं हों, डिस्कस किया गया और कहा गया अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चीजों को देखा। Those of the state governments, some members thought that the center's interest should be foremost only a strong center. It was argued would be in the position to think, माय डियर स्टूडेंट, कि सेंटर अधिक पावरफुल हो। सेंट्रल की जगह यदि सेंटर लिखे तो ज्यादा अच्छा इसका मीनिंग आएगा। चलिए मैं फिर क्लिक कर देता हूं इसको, सेंटर ही कर देता हूं इसको। मैंने सेंटर से सेंट्रल किया, सेंट्रल पावर या आपका मतलब मेरे व्हाट आई वांट टू टेल यू कि सेंटर कहें या सेंट्रल गवर्नमेंट कहें, इसका मतलब है केंद्र सरकार या जो पावर दिल्ली में है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के पास अधिकार है, वो उन पावर की बात मैं कर रहा हूं कि केंद्र अधिक पावरफुल हो कि राज्य अधिक पावरफुल हो। इन्हीं चीजों पर चर्चा करते हुए दो लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी बातों को रखा। कहता है कि दोज हु बिलीव दैट कि सेंटर शुड बी पावरफुल, दे गिवन द सम एक्सप्लेनेशन। उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि they felt that the provinces should have greater autonomy and freedom. Member from Mysore feared that under the present system,
democracy is centered in Delhi and it is not allowed to work in the same sense and spirit in the rest of the country. A member from Madras insisted that the initial responsibility for the well-being of the people of the provinces should rest with the provincial government. The constitutions sought to balance these competing claims by providing three lists or subject: a union list with subject, the concurrent list, and a state list. Union list, state list, and then after concurrent list. Union list, state list, and then after concurrent list. ओके, सबसे पहले हम तीनों को समझेंगे। लिस्ट को सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, थ्री लिस्ट और थ्री सब्जेक्ट। ये व्यवस्था की गई संविधान के द्वारा और इसमें दोनों के अधिकारों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया। ये क्या था? दोनों के कंपटीशन का परिणाम था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर ने क्या किया? द कॉन्स्टिट्यूशन sought to balance these competing competing claims by providing three lists or three subject. किसने किया ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इन चीजों को बड़े ही आसानी से सॉर्ट आउट किया दिया। अब यूनियन लिस्ट में क्या है? कहता है यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी चीजें आएंगी, इन चीजों को एक्सप्लेन किया गया। कहा गया कि यूनियन लिस्ट विथ सब्जेक्ट सच एज टैक्स, इसमें क्या आएंगे? टैक्स, डिफेंस, देन आफ्टर द अदर मैटर लाइक foreign affairs, which would be the exclusive responsibility of the center. Foreign affairs ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार थे किसके? सेंटर के। स्टेट लिस्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण राइट्स था स्टेट का, वो स्टेट लिस्ट में क्या क्या रखा गया? तो कहता है कि स्टेट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ, thereafter the principally by the state and concurrent list में and some taxes also। और concurrent लिस्ट में क्या था? concurrent लिस्ट में रखा गया वो चीजें जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बना सकते थे। फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर,
लाइक अदर्स। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीजें ईटीसी, फॉरेस्ट पे, एग्रीकल्चर पे, इन लोगों पे कानून बनाने का अधिकार दिया गया। आज इसमें काफी वृद्धि हुई। आज कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। पहले एक चीज आपको समझना पड़ेगा, यूनियन लिस्ट का मतलब क्या हुआ। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए गए उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको होगा? केंद्र सरकार को होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा। आई मीन टू से दैट द सब्जेक्ट विच इज इन control of the union list, I mean to say that the subject which is given in the union list, it was controlled by central government. So it is duty and responsibility of the central government that he make rule on them. Similarly, the state list, the subject which is given in the state list, only state have power to क्या करे? He make rule on that, except in the special condition. ओके जैसे आप डिस्क्लेमर पढ़ते हैं, शर्तें और नियम लागू, वैसे ही सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट पे सारे अधिकार किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट को है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन कभी कभी कुछ डिस्प्यूटिव मैटर होते हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? इनके इन अधिकारों को संविधान विदों के सलाह पे एक बार फिर से रिवाइज कर सकता है। ओके, फिर इसके बाद है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है वो लिस्ट जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के कानून बनाए, नियम बनाए, जैसे फॉरेस्ट, जैसे एग्रीकल्चर। नाउअडे एज यू नो दैट द एग्रीकल्चर बिल वाज पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इट वाज स्ट्रिक्टली अपोज्ड बाय द पीजेंट्स। 40 days, लास्ट 40 days दे वेयर सड़कों पे है, वो विरोध कर रहे हैं इस लिस्ट का, इसमें बताए गए नियमों का, इन चीजों का जो बातों को रखा गया। तो इस तरीके से संविधान में जो नियम बने उनके लिए डिवाइड किया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन कि कितने सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट में, कितने सब्जेक्ट हैं स्टेट लिस्ट में, और कितने सब्जेक्ट हैं हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में। इट शुड बी नोन बाय यस। आइए उस पर भी बातें करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट, बट नाउअडे इन द यूनियन लिस्ट कितने सब्जेक्ट हैं? मैं इसे बता रहा हूं, अब मैं यहां बताता हूं, ध्यान से देखिए। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? कहता है ओरिजिनली इट वाज 97, बट एट प्रेजेंट टाइम इट वाज 100। 97 था लेकिन अभी प्रेजेंट में कितना है? 100 है। ओरिजिनली चलिए, मतलब जब संविधान बना तो 97 था, अभी 100 है। स्टेट लिस्ट ठीक ऐसी, स्टेट लिस्ट में कितने हैं? स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 61 थी, लेकिन अभी कितने हैं? अभी 66 हैं। और ऐसे कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हैं? 47 थे, लेकिन अभी कितने हैं वर्तमान में? अभी ये बढ़ के 52 हो गए। इंटरेस्टिंग बात बताएं आपको, पहले एजुकेशन जो था, एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में था, एजुकेशन ये स्टेट लिस्ट में था, लेकिन एजुकेशन को अभी हटा के कहां रख दिया गया है? कॉन्करेंट लिस्ट में। इसीलिए मैंने यहां पे एजुकेशन को इस लिस्ट में इंक्लूड कर दिया, जोड़ दिया। एकदम क्लियर होना चाहिए आपके पास। जो ये प्रॉब्लम्स थी, स्टेट शुड बी सेंटर की, हु विल बी पावरफुल, देन इट वाज वेरी व्हाट इजली एड कि अगर ऐसे कहें कि एकदम सामान्य तरीके से इसको सॉल्व किया गया, सब्जेक्ट लिस्ट या यूनिट लिस्ट बना के। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में
सेवेंथ शेड्यूल रखा गया। ये सेवेंथ शेड्यूल ये लिस्ट ही है। सेवेंथ शेड्यूल में 3 लिस्ट आर्टिकल 246 के तहत सेवेंथ शेड्यूल हमारे, जैसा कि आपको पता है हमारे संविधान में कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है। तो इन शेड्यूलों में जो सेवेंथ शेड्यूल है वो लिस्ट से संबंधित है। इसी लिस्ट में 3 लिस्ट की बात हम लोगों ने की, स्टेट लिस्ट, सेंटर यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसपे केंद्र सरकार नियम बनाती है, स्टेट लिस्ट वो है जिसपे राज्य सरकार कानून बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट वो है जिसमें दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के उसमें कानून बनाती है। फिर मैंने आपसे कहा कि इनमें संख्याओं में धीरे धीरे क्या हुआ, पहले कुछ और थे अभी कुछ और है। पहले यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट थे, लेकिन अभी कितने हैं, 100 सब्जेक्ट। ऐसे स्टेट लिस्ट में पहले 61 थे, अभी कितने हैं, 66 हैं। तो 66, और फिर ऐसे ही कॉन्करेंट लिस्ट में पहले कितने थे, 47 थे, अभी कितने पहुंच गए, 52 तक पहुंच गए। तो समय समय पे जरूरतों के हिसाब से गवर्नमेंट ने लिस्ट में संख्याओं में वृद्धि कर दी। तो इस तरीके से इस मामले को सॉर्ट आउट किया गया, सॉल्व किया गया। आई होप माय डियर स्टूडेंट यू आर गेटिंग इट प्रॉपरली व्हाट आई एम सेइंग। जिन चीजों पे हम बातें कर रहे हैं वो चीजें एकदम क्लियर हुई कि अब यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और तीनों लिस्ट को क्या किया गया, एडजस्ट कर दिया गया, सेट कर दिया गया, और ये विवाद अब खत्म हुआ कि किसे अधिक पावर दिया जाए और किसे कम पावर दिया जाए। सो माय डियर स्टूडेंट, इट इज द वेरी व्हाट कि इतनी आसानी से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर ने इतने जटिल मुद्दे को खत्म कर दिया। लेकिन क्या सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए? क्या सारी समस्याएं खत्म हो गई? नहीं, अभी भी कुछ समस्याएं बनी हुई थी, जैसे लैंग्वेज डिस्प्यूट, जैसे कि लैंग्वेज के आधार पे स्टेट का बनना, इस तरह की तमाम सारी बातें। एज यू नो दैट कि एक बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी गई। द कॉन्स्टिट्यूशन sought to balance these competing claims by providing 3 lists of subject. According to 7th schedule article 246, it was given the special provision, I mean to say that 7th schedule, the 3 lists given the separate power for the state and the central government. Without any interference, they can make their rules according to their own ways. But it should not be violate at any rate, at any cost, the constitution's rules and regulation. तो संविधान को अगर तोड़े हुए, संविधान को बिना बाधित किए हुए यदि ये लोग नियम और कानून बनाते हैं तो उसे वो माना जाएगा, वो एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग मैटर। ये बहुत ही अच्छी बात थी, इस तरह की चीजों को रखा गया। कहते हैं कि जब अब उसमें मैंने आपसे बात की यूनियन लिस्ट की, मैंने बात की कॉन्करेंट लिस्ट की, मैंने बात की स्टेट लिस्ट की। मैंने आपसे ये भी कहा कि यूनियन लिस्ट में वो सारी चीज़ें रखी गई जिसमें केंद्र सरकार नियम बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट में वो सारी चीज़ें रखी गई जिसमें राज्य सरकार बनाएगी, कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारी चीज़ें थी जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बनाएंगे। साथ ही साथ अब एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि एक बड़ा टकराव खत्म कर दिया गया। In the concurrent list, under which would come subjects such as forest and agriculture, education also now that time, it is included in the concurrent list, in which the center and the state would have joint responsibility. Another major debates in the Constituent Assembly concerned language. My dear student, the next major problem, एक बड़ी प्रॉब्लम है सामने, संविधान सभा के सामने एक बड़ी समस्या थी कि हमारे देश की भाषा, लैंग्वेज क्या हो। दिस वॉज द मेजर प्रॉब्लम, द फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट व्हाट शुड बी नेशनल लैंग्वेज फॉर आवर नेशन। एज यू नो दैट लॉट ऑफ, आई मीन टू से दैट द ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्कशन, डिबेट हैपेंड ऑन दैट. As far as the matter of
Mahatma Gandhi, what he told about the national language? I hope you have remember. As I told you, that कि महात्मा गांधी ने बात रखी थी कि भारत के संविधान के निर्माण के समय even Mahatma Gandhi was not the member of Constituent Assembly, but the member of the Constituent Assembly, they were highly influenced by Gandhian theory, Gandhian way of, I mean to say that the political thinking. Most of them who are the member of the Constituent Assembly, they were Gandhian follower. So that's why indirectly everyone influenced by Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi think that कि our national language should be Hindustani. That is very important. What would be our national language? National language क्या होगा? National language, it would be Hindustani. हिंदुस्तानी लैंग्वेज. अब यहां पे आप एक बात हमसे पूछ सकते हैं. यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, सर व्हाट डू मीन बाय हिंदुस्तानी लैंग्वेज? हिंदुस्तानी लैंग्वेज क्या होता है? हिंदुस्तानी लैंग्वेज पे गांधी जी ने कहा कि एक ऐसी भाषा जिसमें सभी भाषाओं के शब्दों को रखा जाए और वो भाषा हमारे देश की राष्ट्रभाषा बनेगी. We will discuss, we will continue this topic in our next class. आज के लिए इतना ही. Goodbye and take care. My dear student, a last suggestion for you, that as you know that your examination is at hand, so that's why your final examination is at hand. So that's why you should do very hard work. Don't waste your time. Take your book, frame the question and answer. And if you feel any difficulties in the answer writing, you should discuss me in my online class. So goodbye and take care.